इसमें कम लहरें हैं, इसमें ये ज्यादा लहरें। यहाँ से ऐसे ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए, हवा इस हिस्से से बाहर निकल आएगी, हवा इधर से आएगी पूरे पल्ले के नीचे से होती हुई एंड पल्ले से जाके बाहर निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील। मेरे हाथों के अंदर आप पंखों को देख के शायद अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होगा। आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाला है। बहुत अहम टॉपिक है नए शौकीनों के लिए, खसूसन ये बहुत अहम टॉपिक है कि जब हम कोई भी मुर्गा या मुर्गी सेलेक्ट करते हैं तो हम उसका पल्ला खोल के देखते हैं तो उसमें क्या क्या नोट करते हैं। जब भी हम किसी शिकारी को देखते हैं तो वो पल्ला खोलता है, पल्ला खोल के हमने क्या नोट करना होता है। तो सिर्फ कलियां गिन लेना ही मुहारत नहीं है, कलियां तो हर बंदा ही गिन लेता है, कलियों की तो इतनी बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे मुर्गे देखे हैं जिनमें कलियों की तादाद 12-12, 13-13 है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कलियां भी ज़रूरी है, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि कलियों की तादाद कम भी हो तो बेहतर नहीं, कलियां ज़्यादा होनी चाहिए, कम अज़ कम 11 होनी चाहिए। कलियों के ऊपर, पल्ले के ऊपर पहले भी मेरी वीडियो है कि कलियां कैसे गिननी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे मैं इस आई बटन में डाल दूं। यहाँ पे जो ब्लैक पट्टी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा कि आपने कैसे पल्ला चेक करना है। दूसरे नंबर पे आज की वीडियो में क्या मैं अलग से क्या बताने वाला हूँ, उस वीडियो से अलग क्या होने वाला है। पल्ले के बाद अगली बातें जो आपने नोट करनी होती हैं वो है पल्ले के अंदर पंखों की स्ट्रक्चर। पंखों की स्ट्रक्चर आपने कैसे नोट करनी है। जी व्यूअर्स, तो पल्लों की बात हो रही थी, असील के पल्ले किस तरह से होने चाहिए। पल्लों के अंदर जब हम बारीकी में जाएं तो हम उनके पंखों का, पल्लों के अंदर जो एक पंख होता है उसका मुशाहिदा करते हैं कि असील का पंख जो होता है, क्योंकि पंखों से मिलके, कलियों से मिलके ही पूरा पल्ला बनता है। तो पल्ले के बारे में तो मेरी पहले भी वीडियोस कई सारी हैं कि उसमें कलियों की तादाद कम अज़ कम 11-12 होनी चाहिए, 13 हो जाए, कम अज़ कम 11 होनी चाहिए। बहरहाल उन्हीं कलियों में से ये एक मैंने कली निकाली है, कि ये मैंने कली निकाली है। मैं कोशिश करूँगा कि कली की शेप आपको इनके ज़रिए से सिखा सकूँ या बता सकूँ, समझा सकूँ कि आपको समझ आ सके। तो अब आपके सामने ये मैं कली लेके आया हूँ। दो कलियाँ मुख्तलिफ परिंदों की हैं। एक तो माजरत के साथ के कुरीज़ का मौसम चल रहा है तो कलियां भी अपनी सही हालत में नहीं है, टूटी फूटी हैं। जब कुरीज़ मुकम्मल होती तो उस वक़्त कलियां बहुत शानदार होती हैं। तो ये गिरी हुई मुझे दो कलियां मुझे मिली हैं, तो बड़ी मेहनत से मैं ये सेटअप लगा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें ये पसंद आएँ, अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बहरहाल चलते हैं पंख के ऊपर कि पंख में हमने क्या क्या चीज़ नोट करनी होती। सबसे पहले आपने जब मुर्गे का पल्ला ऐसे खोलना है तो उसमें कलियों को आपने उनकी स्ट्रक्चर देखनी है। मेन जो चीज़ देखने वाली होती है सबसे पहले वो होती कली के अंदर, ये जो तिनका है, ये जो वेन है मेन, ये अंदर ये लाइन, इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि ये मोटी ना हो, ये बारीक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतना अच्छा और लचकदार पल्ला होगा, जो कि बहुत ही बेहतर होता है उड़ान के लिए भी, और मुर्गे के पल्ले की जो है देर तक चलने के लिए भी टूट फूट भी नहीं होती, उड़ान भी अच्छी होती। तो ये तिनका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप ऐसे चेक करें, अगर ये तिनका अपनी असल हालत में वापस मोड़ने के बाद भी आ जाता है तो समझ लें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। तो अगर ये ऐसे मोड़ने से ये टूट जाए या वापस अपनी असल हालत में ना आ रहा हो तो समझ लें कि ये तिनका फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये ब्रीक जब होगा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से आप मोड़ के चेक कर सकते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और ये तिनका बारीक भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ नोट करनी कली के अंदर, के कली का ये निचला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरह से पल्ला होता है, एक दूसरे के ऊपर कलियां ऐसे चढ़ी हुई होती हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। आपने इसकी शेप पे क्या फोकस करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि कली का निचला हिस्सा, ये जो तिनके के नीचे है,
ये ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला हिस्सा बारीक होना चाहिए, ताकि हवा आसानी से इस तरफ को मूव करे और परिंदा ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ सके। जब परिंदा ऊपर उड़ता है तो हवा हमेशा ये चौड़े पल्ले की बनावट के हिसाब से हवा मूव करती है और उसे पल्ले को प्रेशर देती है, जिससे परिंदा ज़्यादा उड़ान भरता है। तो इस चीज़ की बनावट पे ही प्रेशर बनता है। तो ये चीज़ चौड़ी होनी चाहिए, ऊपर से ये कम होना चाहिए, मतलब ये तिनका जो है ये दरमियान में नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपर वाली जानब ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये इसकी शेप में आप इस कली में भी देखें, आपको ऐसी ही फील होगा, नज़र आ रहा होगा कि ये चौड़ा हिस्सा है और ये कम चौड़ा हिस्सा है, बारीक हिस्सा है। अब इससे अगली चीज़ जो आपने नोट करनी होती है वो ये है कि ये जो चौड़ा हिस्सा है इसमें लेयरें होनी चाहिए, ये लेयर्स होनी चाहिए, मतलब ये अलग अलग ये पार्ट्स होने चाहिए। आपको नज़र आ रहे हों कि ये जैसे लहरें बन रही हों, लेयर्स, ये लहरें सी बन रही हैं, ये लहरें ज़रूर होनी चाहिए। ये लहरें आपको नज़र आ रही, इसमें कम लहरें हैं, इसमें ये ज़्यादा लहरें हैं। तो ये लहरें जितनी ज़्यादा होंगी उतना पंख अच्छा होगा, उतनी उड़ान अच्छी होगी, उतना हवा का दबाव ज़्यादा बनेगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा और परिंदे को उड़ने में हवा की तरफ से सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ भी आपने ज़रूर नोट करनी है। फिर उसके अलावा जो आपने नोट करना है वो ये चीज़ नोट करनी है कि हमेशा पल्ले का ये यहाँ से ऐसे ऊपर वाला हिस्सा होना चाहिए और आगे से अचानक चौड़ा हो जाना चाहिए, तंग हो जाना चाहिए, बारीक हो जाना चाहिए। यहाँ से हल्का सा चौड़ा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से चौड़ा है, फिर यहाँ से ये छुरी की तरह ऐसे बारीक हो रहा है और आगे ये बेंड हो रहा है। इसी तरह इसमें भी देख लें, आपको ये नज़र आ रहा है। जब आप पल्ला खोलेंगे तो आपको कलियों में ये शेप नज़र आएगी कि यहाँ से ऊपर वाली साइड थोड़ी सी चौड़ी है यहाँ तक, फिर आगे ये बारीक होती जाती है और तिनके के साथ साथ बारीक होती जाती है। तो ये शेप भी आपने ज़रूर नोट करनी है। अमूमन हर परिंदे में होता है, जितनी वाज़े ये होगी वो उतना बेहतर होगा। ये चीज़ आपको मिलेगी हर परिंदे में, यहाँ से चौड़ा और यहाँ से बारीक हर परिंदे में मिलेगा, लेकिन ये जितनी ज़्यादा वाज़े होगी कि यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा और बारीकी कम, यहाँ से ज़्यादा बारीक हो, तो वो उतना पल्ला बेहतरीन गिना जाएगा, उसकी कलियाँ बेहतरीन गिनी जाएगी। अब दूसरे नंबर पे इसके बाद जो शेप के बाद आपने चीज़ नोट करनी वो है इसका आगे नोक। ये नुकीली होनी चाहिए, ऐसे अचानक गुलाई के साथ ख़त्म नहीं होना चाहिए कि यहाँ से अचानक गोल होके ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि छुरी की नोक की तरह आगे से ये नुकीली होनी चाहिए। ये कली ये देखें जैसे ये है, आगे से नोक इसकी नोकीली होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी नोट कर ली। उसके बाद आपने कलियां जब आप पल्ला खोलें तो कलियां जब आप फुल पल्ला खोलते हैं तो आप देखें कलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर किसी पल्ले के अंदर इस तरह से कली आ गई, बैंड से पहले ये बैंड है, कली का ये बैंड आ रहा है, ये यहाँ से ये तिनका बैंड हो रहा है, ये बैंड हो रहा है। बैंड से पीछे अगर दो कलियों के दरमियान में गैप आ गया तो समझ लें कि वो पल्ला कमज़ोर है, उसमें हवा का दबाव नहीं आएगा, हवा इस हिस्से से बाहर निकल आएगी। मतलब हवा इधर से एंटर हुई है तो इधर से अगर निकल आई तो पूरा प्रेशर नहीं बनाया, और अगर ऊपर ऐसे चढ़ी हुई होगी तो हवा इधर से आएगी, पूरे पल्ले के नीचे से होती हुई एंड पल्ले से जाके बाहर निकलेगी तो पूरा दबाव बनेगा। लेकिन अगर इस तरह से होगी तो हवा यहीं से ही निकल जाएगी और पूरा दबाव नहीं बनेगा, परिंदा पूरी उड़ान नहीं करेगा। याद रखिए, जब तक उड़ान अच्छी नहीं होगी वो परिंदा जो है उड़ान के लिहाज से, फाइट के गेम के लिहाज से वो परिंदा सही नहीं होगा, वो पाँव के बल नहीं खड़ा होगा पीछे, बल्कि वो पीछे गिर जाएगा। गिरने वाले परिंदों में यही नक्स होता है अमूमन कि उनकी कलियों में ऐसे गैप होता है और हवा का दबाव यहाँ पे नहीं रहता और हवा यहाँ से निकल जाती है, जिस वजह से परिंदा पूरी उड़ान नहीं करता या ऊंचाई तक नहीं उड़ता या वापस लैंडिंग के वक्त वो गिर जाता है। तो जितना भी पल्ला आप खोल लें, जब वो इस बैंड से पीछे अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है तो समझ लो कि हवा यहाँ से नहीं निकल रही, ये इस हिस्से से हवा बाहर नहीं आ रही, ये हिस्सा भरा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है। जितना मर्ज़ी बड़ा पल्ला हो लेकिन उसमें कलियों में ऐसे गैप आ गया तो वो
पल्ला बेकार है, नाकाम है, किसी काम का नहीं है। खूबसूरती चाहे जितनी भी है उस पल्ले में, लेकिन यहाँ से वो हवा का दबाव नहीं बनेगा। ये बहुत अहम पॉइंट नोट करने वाला है। तो ये पंखों के बारे में चीज़ें थी, मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी आप ज़रूर नोट किया करें। जिन परिंदों के पंखों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके पंख टूटते नहीं जल्दी, और उसके अलावा भी वो उड़ान अच्छी करते हैं। लेकिन जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती वो पंख भी टूट जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं बीच में, और ना भी टूटे तो वो उड़ान अच्छी नहीं कर पाते, हवा का प्रेशर नहीं वो झील पाते। प्रेशर ना बनने की वजह से वो अक्सर जो है यहाँ से गैप डाल जाते हैं, उड़ान के वक्त वो गैप डाल जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उड़ान के दौरान भी गैप नहीं डालने देगी। मतलब अगर आप पल्ला खोलते हैं तो यहाँ उड़ान आपने पल्ला खोला लेकिन यहाँ पे आपको गैप नज़र नहीं आया, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो जब वो उड़ेगा तो हवा के दबाव से ये यहाँ से गैप बन जाएगा, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से। जब ये फ्लेक्सिबल होंगे तो ये प्रेशर की वजह से एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, ये गैप नहीं बनाएंगे, ऊपर नीचे नहीं उठेंगे। तो ये बारीक बातें हैं, बहुत समझने वाली बातें हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा मैंने मुश्किल से सेटअप बनाया है, बना के ये आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी होंगी। अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी हों तो यहाँ पे हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक भी किया जाए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए, ताकि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच जाए। हाँ जी, तो नाजरीन, अगर आपको इस वीडियो में कोई नई चीज़ मिली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, या आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है, या आपके लिए आज ऐसी चीज़ें मिली जो आपको पहले कभी ना किसी ने बताई और ना ही कभी आइडिया आया है इन चीज़ों का, तो और आपको ये लॉजिकली चीज़ें पसंद भी आई हों, मैंने क्योंकि लॉजिकली बात की है सारी, तो फिर आपने यहाँ पे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।